यूएस में 2 करोड़ की नौकरी छोड़कर एक एनआरआई वापस चला गया। कई सारे बंदे सिंगापुर और टोक्यो जैसी बड़ी बड़ी सिटीज से इंडिया की तरफ रीमाइग्रेट कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि इंडिया की लाइफ यूएस जैसी कंट्री से काफी बढ़िया है। For decades, the American dream was the gold standard for millions of Indians. A promise of world-class education, high-paying tech jobs, global exposure, and a shot at generational wealth. But now, that dream is beginning to lose its shine. A new global debate has started after the comments from Balaji Srinivasan, former CTO of Coinbase and an Indian origin tech entrepreneur. Speaking on the Think School podcast, he suggested that the idea of the American dream is no longer limited to just the United States. In fact, it believes that it's shifting towards the countries like India. Sounds surprising, right? इन एनआरआई कपल का कहना है कि इंडिया भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है। When I became a mom, reality hit me in a way I never expected. Even for the smallest concern, it felt like a whole saga. Calls, co-pays, approvals, just to get basic healthcare. Moving to India wasn't about perfection, but here, healthcare doesn't feel like a luxury. We have access to good doctors, quicker care, and a support system that actually feels accessible. और ये लोग अकेले नहीं हैं। यूएसए में रहने वाले 75% एनआरआईज, ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में रहने वाले 80% एनआरआईज और कनाडा में रहने वाले 63% एनआरआईज भी अपने रिटायरमेंट को इंडिया में प्लान करना कंसिडर करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में और इसीलिए सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमारे देश को रिसीव होता है। India now received a record $138 billion each year from overseas Indian. Now, why is this important? This makes it the largest remittance recipient globally. India's remittance inflow is nearly double that of Mexico's. It is more than China and the Philippines combined. टोटल 35 मिलियन इतने एनआरआईज एंड पीआईओज, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है पूरे वर्ल्ड में, और यही इमिग्रेंट्स बाहर जाकर जॉब्स करते हैं, अपनी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा घर भेजते हैं, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड रेमिटेंस में एक लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। 135.4 बिलियन यूएस डॉलर्स आए थे इंडिया के अंदर इन्हीं इमिग्रेंट्स के थ्रू। लेकिन अपने करियर के लिए इन लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, कुछ पेशे लोग छोड़ने पड़ते हैं, अपनी सारी जिंदगी छोड़नी पड़ती है, और इसीलिए बहुत सारे एनआरआईज एक अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद रिटायर होना इंडिया में पसंद करते हैं, ताकि वो जो अपना बचा हुआ कीमती टाइम है उनको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, अपने लोगों के साथ स्पेंड कर सकें, और फिर इंडिया की तो बात ही अलग है। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ गाइडेंस की नीड होती है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए आज हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक एनआरआई को फॉलो करने चाहिए अपने इंडिया में रिटायरमेंट प्लान करने से पहले। फर्स्ट, लेट्स सी व्हाई इंडिया इज बिकमिंग पोस्ट रिटायरमेंट चॉइस फॉर एनआरआईज। देखो, कई लोगों के दिमाग में ना ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, यार कई लोग इंडिया को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिविक सेंस नहीं है लोगों में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर एनआरआईज यहाँ पर वापस आना क्यों सोचेंगे? तो देखो, बात है पैसे की। इफ यू हैव मनी, अगर तुम्हारे पास 10 से 20 करोड़ रुपए हैं तो तुम इंडिया में एक लग्जूरियस लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हो और तुम्हें शायद जिंदगी भर काम करने की जरूरत ना पड़े। यू कैन लिव इन अ पोश एरिया ऑफ टॉप टियर सिटी, जैसे कि मुंबई में वोरली, मलाबार हिल्स या फिर बेंगलोर का सदाशिव नगर, क्योंकि इन एरियाज में एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, ग्रीनरी मिल जाती है, बढ़िया बढ़िया व्यूज मिल जाते हैं और सिक्योरिटी तो होती ही है। तो ये एनआरआईज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब जहां तक बात है यूएसए की, वहां पर 10 करोड़ में आप घर छोड़ो एक अपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर खर्चे निकालने इतने आसान नहीं होते, वो इतने अफोर्डेबल नहीं है ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से 369.3% ज्यादा है। अगर हम रेंट वगैरह सब भी इंक्लूड कर लें तब भी वो 869% ज्यादा है। तो इंडिया में अगर आपको कोई होममेड या फिर कोई कुक भी हायर करना है तो वो इजीली 10 से 20 हज़ार में हो जाता है। बट वहीं पर अगर यूएसए में आपको कोई मेड हायर करनी है तो वहां पर आपको $10 to $20 पर आवर उसको देने पड़ेंगे, और रेयरली वहां पर कोई फुल टाइम आपको मेड मिल जाएगी। यूएसए में जितने में आपको एक हाउस मेड मिलेगा उतने में तो इंडिया में पूरा फ्लीट तैयार हो जाता है, प्रोफेशनल ड्राइवर्स, मेड, कुक, सब कुछ आप अफोर्ड कर लोगे इंडिया के अंदर। बट यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और रिटायरमेंट के बाद इन सब की जरूरत पड़ती है क्योंकि तब आपके पास सारे काम करने की एनर्जी नहीं बचती। फिर बेसिक गुड्स लाइक मिल्क, ब्रेड, राइस, वो सब भी है। इंडिया में सब कुछ चीप रहता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इवन अगर आप सबसे टॉप नॉच सर्विसेज भी चूज करते हो तो भी इंडिया में आपको अफोर्डेबल प्राइसेस मिल जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ केयर की तरफ। आपको पता है कि हेल्थ केयर कितना ज़्यादा मुश्किल है इन बाहर की कंट्रीज में करवाना। मैं खुद अपना दांतों को इलाज करवाने के लिए साल में एक आधी बार इंडिया जाता हूँ।
अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया में काफी सही है। यूएसए जैसी कंट्रीज में ना हेल्थ केयर का सीन काफी गड़बड़ है। गवर्नमेंट जीडीपी का 17% हर साल इन्वेस्ट करती है, फिर भी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। 2 to 3% अमेरिकन ये मानते हैं कि उनको डॉक्टर जाने से बजाय तो वो घर पे रहकर 1 महीना काम ना कर छुट्टी लेकर मंजूर है उनको, बट वो डॉक्टर पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही प्राइसली पड़ता है। वहीं पर यूरोप में देखें तो कुछ यूरोपियन कंट्री छोड़ दो, बाकी मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में लाइक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इन सब में हेल्थ केयर भाई सिर के ऊपर से जाता है। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया के गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम काफी बुरे हाल में है, लेकिन प्राइवेट फिर भी ठीक ठाक है और एनआरआईज वहां से एक्सटेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकते हैं जो उनको यूएसए में किसी डेवलप कंट्री में मिलेंगी। इंडिया में इट वुड बी मच लोअर प्राइस कंपेयर टू इंडिया। ऐसा ही नहीं, हर साल 2 मिलियन से ज्यादा लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया को प्रेफर करते हैं, जिस वजह से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में हमारा इंडिया 10th पोजीशन पर आता है। फॉरेनर्स को भी मालूम है कि इंडिया में हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं। इंडिया में जहां तक हम हेल्थ बाईपास सर्जरी की बात करें तो वो इंडिया में 7,000 से लेकर 12,000 यूएस डॉलर्स में हो जाती है, बट वहीं पर यूएसए के अंदर वो 1.5 लाख डॉलर तक पहुंचती है। उसके साथ साथ इंडिया में कुछ बाकी सेक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा है, वो सब चीजें भी एड ऑन होती हैं। एंड देन अगर हम पैसे को एक साइड कर दें तो एनआरआईज अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी ओल्ड एज में उनके साथ रहना चाहते हैं। अब देखो, इंडिया में भले ही लाख प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इंडिया का कल्चर काफी वाइब्रेंट है। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाता है, मौज मस्ती है, फैमिलीज हैं, वैल्यूज हैं, मिलनसार लोग हैं, हाल चाल पूछने वाले पड़ोसी हैं, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ये सब चीजें जो एक फॉरेनर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं। इसीलिए एनआरआई का सपना होता है कि वो अपने रिटायरमेंट इंडिया में प्लान करे। कुछ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग भी होती है कि वो यहाँ पर की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, तो उनका मन चाहता है कि वो इस एक्सपर्टीज को इंडिया में लेकर जाएं और वहां पर कुछ अच्छा करें। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे एनआरआईज इंडिया में आकर बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रिटायरमेंट के लिए इंडिया को सही बनाती हैं, क्योंकि रिच और उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर टैक्स, हेल्थ केयर, लिविंग कंडीशन सब बढ़िया है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। याद रखो, मैंने कहा उनके पर्सपेक्टिव से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आमतौर पर होता है। इंडिया में सबकी लाइफ मजे में नहीं होती, वहां पर क्राइम, पॉवर्टी, पोल्यूशन, बैड रोड्स जैसी चीजें भी हैं, बट अगर आपके पास पैसा है यू कैन बाई एवरीथिंग। अब एक बार आपने इंडिया आने का डिसाइड कर लिया तो उसके बाद कुछ बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, डोंट बाय होम, रेंट इट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में आने से पहले यहाँ घर नहीं परचेज करना है। हम लोग सोचते हैं ना कि इंडिया में जा रहे हैं तो हमारे पास घर होना चाहिए, नहीं। मोस्ट ऑफ द एनआरआईज जिनका कॉर्पस 10 से 15 करोड़ होता है ना, वो ये सब गलतियां करते हैं। वो आते ही पहले फ्लैट खरीदेंगे अपना, क्योंकि आपको लगता है ना 1 से 2 करोड़ का घर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बट नहीं, आपको ऐसा करना है। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ टाइम में आपको लगता है कि ये घर मेरे लिए था ही नहीं, यहाँ की लोकेलिटी मेरे लिए था ही नहीं, यहाँ पर लोगों के साथ मेरे नहीं बन रही, ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, यहाँ पर एमेनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर पड़ोस इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन बैठे बैठे फ्लैट्स देखना, उनको बाय करना बहुत आसान है, बट वहाँ पर उतरना, ग्राउंड पर जाके जीना, लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, अपने सोच विचारों को मिलाना बहुत डिफिकल्ट है। 10-15 सालों तक फॉरेन कंट्रीज में रहना, आपकी लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग हैबिट्स सब कुछ वहां के जैसा हो जाती है। इसलिए डिसीजन वाइजली लेना। पहले आप एक घर को रेंट करो, वहां पर रहो, उसके बाद देखना आपको वो घर लोकेलिटी अच्छी लगती है कि नहीं, उसके बाद आप सोचना कि वहां पर घर लेना है या नहीं लेना। सेकंड, डोंट सेल योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। काफी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इंडिया वापस जा रहे हैं, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी प्रॉपर्टीज सब बेच चलते हैं, यहाँ पर किसको रहना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है तो आपको हमेशा लॉस होने का कम खतरा रहेगा, प्लस आप प्रॉफिट में ज्यादा रहोगे। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्रीज में है जहां की करेंसी रुपीज से स्ट्रॉन्ग है, तो वो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ करेंसी में होगा, लाइक यूएसडी डॉलर्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास 401 अकाउंट है यूएसए के अंदर, जो कि रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट होता है, जहां पर आप अपनी यूएसए में अनटैक्स सैलरी को डालते हो, जो ओवर टाइम ग्रो करता रहता है। और ऑब्वियसली यूएस डॉलर्स, जो यूएस करेंसी है, वो हमारे इंडियन करेंसी से बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर साल पावरफुल होती जा रही है। इट्स क्लोज टू 90 राइट नाउ। और इन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एनआरआईज के पास एक और अच्छा ऑप्शन है, दैट इज आरएफसी अकाउंट, जिसको आप ओपन कर सकते हो, जो कि बेसिकली एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है, जिसमें आपके यूएस डॉलर्स इंडिया में एज इट इज सेव होते हैं। तो अगर आप इंडिया आकर अपनी सेविंग्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हो, तो आप सिंपली आरएफसी अकाउंट में रख सकते हो। इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो या बैक टू द पॉइंट, बहुत से यूएसए बेस्ड एनआरआईज इंडिया आने से पहले अकाउंट को विड्रॉ कर देते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। क्योंकि 59.5 की एज से पहले अगर आप इसको विड्रॉ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ मैं 401 अकाउंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट इससे आप बाकी कंट्रीज में रिटायरमेंट को फंड कर सकते हो। सब पर सेम पॉइंट अप्लाई होता है। इनको अर्ली विड्रॉ करने पर भी एडिशनल टैक्सेस लगते हैं, जिनसे आप बच सकते हो और अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को, प्रॉपर्टीज को, स्टॉक्स को ऐसे छोड़ सकते हो और उन्हें ग्रो होने दो। जब आपको लगे कि अब आप इंडिया में सेटल हो, तब चाहो तो आप उन्हें सेल कर दो।
एक्सपर्ट्स की माने तो आपको एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 to 40% फॉरेन एसेट्स में रखनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रखने का एक रीजन और भी है, RNOR स्टेटस। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 के अंडर इंडिया में जो रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं वो है ROR, NR एंड RNOR। इसके सोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो लोग साल में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं वो बेसिकली इंडियन सिटीजन्स होते हैं, उनको हम ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। वहीं पर जो लोग 182 दिनों से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं वो NRI की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे हम लोग हैं। फिर NOR कैटेगरी में वो आते हैं जो बीते 10 सालों में से 9 सालों तक इंडिया से बाहर हैं और लास्ट 7 सालों में सिर्फ 7 to 9 डेज के लिए या उससे कम के लिए इंडिया में आए हैं। जहां ROR कैटेगरी वाले लोगों की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है, वहीं पर RNOR कैटेगरी में सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स लगता है, जबकि फॉरेन इनकम टैक्स फ्री रहती है। तो जो रिटर्निंग NRIs होते हैं उनको इंडिया में वापस आने के बाद 2-3 साल तक RNOR कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए टाइम पीरियड के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट होल्ड करना एक अच्छा डिसीजन बन जाता है, क्योंकि इस तरह से आप कुछ सालों तक उन्हें इंडिया में टैक्सेस से बचा सकते हो। नाउ थर्ड, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आमतौर पर डेवलप कंट्री से ज्यादा ही रहता है, 5 to 6% आज के टाइम में है। ऐसे में इंडिया वापस आने पर आपको इन्फ्लेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट का एक सेफ विड्रॉल रूल होता है, यानी कि आप इतना अमाउंट हर साल अपनी रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हो, जो कि अभी के टाइम में 4% है पर ईयर। यानी अगर 10 लाख की सेविंग है तो आप 40,000 पहले साल निकालो, फिर हर साल उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके उस अमाउंट को बढ़ाते रहो। इस तरह आपकी सेविंग 30 ईयर्स तक लास्ट कर जाएगी। लेकिन ये रूल यूएसए के लिए बना था और शायद ये इंडिया में एप्लीकेबल हो भी ना, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। इसलिए फिर यहीं पर एडवाइस की जाता है कि आप 4% के बजाय 3% विड्रॉ करो। बट क्योंकि NRIs को एक अच्छी और लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करनी होती है, तो उसके लिए बेटर सजेशन ये रहेगा कि वो जितना पहले सोच रहे थे उससे 20 से 30% ज्यादा अब इन्वेस्ट करके चलो, ताकि आप 4 to 5% विड्रॉल रेट के साथ भी इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। इंडिया में भले कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट कर दो। अगर आपको एक लग्जूरियस लाइफ इंडिया में मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी आपको इंडिया में अच्छा खासा पैसा चाहिए हो। इसलिए इंडिया में सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी सारी सेविंग को अपने बैंक अकाउंट में रख के नहीं बैठ सकते। अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द NRIs अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का बचा हुआ रियल एस्टेट में, और बाकी का जो बच गया वो सब FDs में सेटल करते हैं। अभी मैं भास्कर जायसवाल करके एक बंदा है, उसका इंटरव्यू देख रहा था, जो 20 सालों तक अब्रॉड रह के अब इंडिया में रिटायर हुए हैं, तो उनका पोर्टफोलियो 1.5 मिलियन $US था और उसमें उन्होंने 50% इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। और पिछले एक डिकेड में इंडियन इक्विटीज ने 13% की ऑन एन एवरेज रिटर्न दी है, जो कि डबल है हमारे इन्फ्लेशन से। बाकी अगर आपको बहुत ही लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए तो आपको 1.7 करोड़ की FD कर लो, वहां से आपको 1 लाख का हर मंथ का इंटरेस्ट आता रहेगा इफ इंटरेस्ट रेट इज 7%। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर लाइफस्टाइल। बाकी अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करोगे, RNOR पीरियड का सही यूज करोगे और इमोशन में आकर नहीं प्रैक्टिकली सोचोगे, तो आप इंडिया में बिना कोई काम किए भी अपनी रिटायरमेंट पीरियड को अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी एज वेल। एक छोटी शुरुआत मैं कर रहा हूँ, एक नया तरह कंटेंट मैं चूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें कैसा ग्रोथ होगी। बाकी मेरी तरफ से एक अल्टीमेट गाइड है आप लोगों के लिए, अगर आप एज अ NRI इंडिया में प्लान कर रहे हो रिटायरमेंट का। अगर आप मेरी एज में हो तो आप अभी तो नहीं जाओगे, बट 60s 50s में आप अगर प्लान करोगे तो ये कुछ चेकलिस्ट होगी जो आपको काम आने वाली है। बाकी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।